हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। जो 24 में हम लोगों को एग्ज़ाम देना है बिहार एस्टेट का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और हम लोग ये जो क्लास चल रही है आप लोगों की, मैंने 2 क्लासें चलाई हुई हैं, प्रैक्टिस सेशन भी चलाया हुआ है। मतलब कि बहुत सी क्लासें पहले ही यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के एसपी एजुकेशन पर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले भी तैयारी कराई हुई थी और इस बार भी मैं आप लोगों की तैयारी करा रहा हूँ। और मतलब कि हम लोगों का बस यही है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई करा सकें। एक छोटा सा प्रयास है अपना, देखते हैं। अगर आप लोगों ने सेल्फ स्टडी भी करेंगे और ये प्रयास जो मेरे द्वारा किया जा रहा है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास नंबर हम लोगों की 5 रहने वाली है। और 4 क्लासों में हम लोगों ने चौथी क्लास में क्या किया था, उससे पहले क्या किया था, मतलब कि इन सभी क्लासों को मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। आप लोग आराम से, कोई खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, और आराम से आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोगों का पार्ट 2 रहने वाला है। और पार्ट 2 जो रहने वाला है वो सहायक पुस्तकों में है। हम लोगों का सहायक पुस्तकों में हम लोगों की जो पार्ट 2 रहने वाला है, अभी 3 और आएगा, मतलब कि पार्ट 3 आएगा। और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों को एक अलग से पढ़नी पड़ेगी, रोकड़ वही पढ़नी पड़ेगी। रोकड़ वही जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम लोग कैश बुक कहते हैं। अब कैश बुक क्या होती है, कैश बुक कितने प्रकार की होती है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को जितनी सहायक पुस्तकें हैं, अगर हम लोग पिछली क्लास की बात करते हैं, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को अगर नहीं देखा है तो हम लोग एक, मतलब कि एक नज़र में आप लोगों को दिखा देते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रोज नामचा का उपविभाजन जो होता है वो सहायक वहियों के द्वारा होता है। सब्सिडरी बुक के द्वारा हम लोग सब डिवीज़न ऑफ जर्नल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा हुआ था कि रोज नामचा का उपविभाजन का अर्थ क्या होता है। अगर अर्थ मालूम नहीं है तो आप लोग जरूर देखिए पिछली क्लास को। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि सहायक वहियों, जो हम लोग सहायक वहियां बनाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो इनके एक उद्देश्य को जाना था, जो कोई नहीं बताता, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। उद्देश्य और विशेषताएं ये कोई नहीं बताता, तो लेकिन बच्चों को मालूम होती हैं, आप लोगों को मालूम होगी, ये मालूम है मुझे। लेकिन फिर भी हम लोग तैयारी यहीं पे करेंगे तो एक ही बार में। अब जैसे मान लो कि मैं तैयारी कराऊँ तो कुछ बातें आप लोगों की अधूरी छोड़ दूँ तो आप लोगों को ये लगेगा कि अब हमें वो भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहीं पर पूरा पढ़ लेते हैं। और सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल करनी है आप लोगों को, बिना सेल्फ स्टडी के एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। सेल्फ स्टडी जरूर करिए आप लोग, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई भी पेड क्लास हो, अगर करते हैं ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को श्रम और समय की बचत करनी चाहिए। मतलब कि हम लोगों ने उद्देश्यों के बारे में, इनके उद्देश्यों के बारे में जाना था और लाभ के बारे में जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सहायक वहियों का वर्गीकरण करके बताया था कि सहायक वहियों में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है रोकड़ वही। ये टॉपिक हम लोगों का अलग रहने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये टॉपिक हम लोगों का अलग रहेगा, इसको हम अलग से क्लास बनाएंगे और उसी में हम लोग आपको पिटी कैश बुक, मतलब खुदरा रोकड़ पुस्तक भी पढ़ाएंगे। ये बात मैंने पहले ही बताई हुई है। फिर उसके बाद हम लोग क्रय वही क्यों बनाते हैं, ये सामने लिखा हुआ है कि माल का उधार क्रय का लेखा जो है वो हम लोग क्रय बही में करते हैं। क्रय बही को मैंने समझाया। फिर उसके बाद विक्रय बही क्या होती है, इनके बारे में मैंने बताया। ये मतलब वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को डिटेल की क्लास में बताया था कि क्रय बही के बारे में क्या है, क्रय बही को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बातें मैंने बताई थी। क्रय बही में हम लोग किस प्रकार से लेखा करते हैं, ये बातें मैंने बताई थी। लेखा करने के नियम बताए थे कि क्रय बही में लेखा करने के क्या नियम हैं, ये नियम लिखे हुए हैं, ठीक है। क्रय बही में लेखा करने के नियम। फिर उसके बाद मैंने विक्रय बही बताई थी और विक्रय बही में लेखा करने के नियम भी बताए थे। विक्रय बही के अन्य नाम बताए थे कि विक्रय रोजनामचा भी इसे कहते हैं, दैनिक बिक्री बही भी कहते हैं और विक्रय बही भी कहते हैं। वो तो कई नामों से इनको जानते हैं, इनके कई अन्य नाम कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर करिए, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक तो एक बनता ही है, सिर्फ लाइक मांगता हूँ, कुछ नहीं मांगता हूँ, ना पैसे मांगता हूँ, सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ आप लोगों के लिए। और लाइक से कुछ जाएगा भी नहीं आपका।
अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की क्लास में हम लोग व्यवसाय के सहायक पुस्तकों की बात करने वाले हैं और ये हम लोगों की पार्ट 2 रहने वाली है। सहायक पुस्तकों में आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, बस रोकड़ बही को छोड़कर। तो आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये क्लास नंबर 5 है आप लोगों की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्रय बही, जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था उसके बाद की हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कौन कौन सी बुक के बारे में बताया है, क्रय बही के बारे में बताया है, क्रय बही क्या होती है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को विक्रय बही के बारे में बताया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास बात करने वाले हैं क्रय वापसी बही। क्रय वापसी बही में क्या है, क्रेडिट नोट जारी कौन करता है, कब जारी होता है, क्रय वापसी बही पर जारी होता है या विक्रय वापसी बही पर जारी होता है, कब जारी होता है डेबिट नोट, ये बातें भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहला अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है अर्थ, मीनिंग व्यापारिक उद्देश्यों से मान लो मैंने माल खरीदा है, व्यापारिक उद्देश्यों से खरीदे गए माल को किन्हीं कारणों से वापस करने पर इसका लेखा जिस बही में रखा जाता है, लिखा जाता है, उसे क्रय वापसी बही या ब्रह वापसी बही कहते हैं। अन्य नाम भी जरूर करने हैं क्योंकि अदर नाम में पूछा जाता है और हम लोग अन्य नामों में थोड़ा सा दिक्कत होती है हम लोगों को, अदर नामों में, तो इस बात को याद रखिए। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं और परचेज रिटर्न बुक भी कहते हैं। तो इनके इंग्लिश में भी 2 नाम है और हिंदी में भी हम लोगों ने आराम से आप लोगों को बता दिए हैं। तो इसको मतलब क्या कहते हैं, तो इनके बारे में तो इतना डिटेल है नहीं कि क्रय वापसी बही मतलब होता है कि अगर हम लोगों ने किसी से माल खरीदा है और किन्हीं कारणों से अगर हम माल वो वापस करते हैं तो वो क्रय वापसी बही में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, क्रय वापसी बही में। क्योंकि अगर माल वापस किया है तो माल पहले क्या किया होगा, तो माल पहले हम लोगों ने खरीदा होगा, तभी तो माल वापस किया है। तो खरीदा है और फिर उसके बाद वापस किया है तो ये क्या हो गया, तो ये क्रय मानते हैं इसको हम। तो इसको बनाने के अगर हम लोग बात करते हैं कि माल वापस करने के कुछ कारण भी हो सकते हैं, तो माल वापस करने के क्या कारण हो सकते हैं, तो देखो इनके कारण भी हम लोगों ने लिखे हुए हैं कि नमूना विवरण तथा ऑर्डर के अनुरूप माल को नहीं भेजा जाना। मतलब कि नमूना में कुछ दिखाया है, सैंपल में इनको कुछ दिखाया है और जब माल भेजा है तो उसमें माल कुछ अलग भेजा है। तो इसीलिए डिफेक्टिव माल, मान लो कि उसमें जो है डिफरेंस अगर पाया जाता है तो इन्होंने इसीलिए इसको वापस कर दिया है। पहला कारण ये हो गया। माल खराब हो सकता है या खराब स्थिति में भेजा गया हो। मान लो कि माल खराब हो, माल मान लो बिल्कुल बेकार हो और ख़राब स्थिति में अगर भेजा जाता है तो माल वापस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, माल ऑर्डर के अनुरूप निर्धारित तिथि के बाद भेजा गया हो। मान लो कि माल हमें चाहिए 10 तारीख को और माल आता है हमारे पास 15 तारीख को, तो अब कोई उसका यूज़ भी नहीं है क्योंकि हमें अगर यूज करना था 10 तारीख को, अब हम उसका यूज कर नहीं सकते और हो सकता है हमने कहीं दूसरे से ले लिया हो। ठीक है, तो ये भी माल वापसी कर सकते हैं, ये भी कारण हो सकता है। ऑर्डर के मूल्य और माल प्राप्ति के साथ आय बीजक के मूल्य में अंतर होना, कि ऑर्डर के मूल्य में मैंने कुछ ऑर्डर दिया था लेकिन जो माल प्राप्ति का जो बिल मिला है हमें उसमें कुछ अंतर है, तो भी माल हम लोग वापस कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर से अधिक या कम माल की आपूर्ति की गई हो। ऑर्डर से अगर मान लो कि हमने ऑर्डर दिया कुछ और माल आया कुछ का, ठीक है, मान लो हमने ऑर्डर दिया 10 यूनिट का, हो सकता है 15 मिल गए हो और हो सकता है कम भी मिल गए हो, तो अब भी हम लोग माल वापस कर सकते हैं। ठीक है, माल में दृश्यमान दोष हो, मतलब कि इसमें कुछ दोष हो, तो ये भी हम लोगों का ये कारण हो सकता है। तो ये कारण जो हैं, ये कारण भी इतने कोई बहुत कठिन नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, क्रय वापसी भी ऐसी कोई नहीं है जो ना समझ में आए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग एक नोट की बात करते हैं तो इस नोट्स को आप लोग जरूर याद रखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये बात जो है मैंने लिख नहीं पाई है कि माल वापसी, एक सेकेंड, अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर माल वापसी, ठीक है,
माल वापसी, माल वापसी का लेखा, माल वापसी का लेखा, माल वापसी का लेखा। क्रय वापसी बही में, क्रय वापसी, क्रय वापसी बही में, क्रय वापसी बही में करने के साथ साथ, करने के साथ साथ विक्रेता को, विक्रेता को क्या दिया जाता है? तो विक्रेता को डेबिट नोट, विक्रेता को डेबिट नोट, डेबिट नोट, डेबिट नोट भी, डेबिट नोट भी दिया जाता है। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। देखो इसमें जो ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रखना है कि डेबिट नोट किसको और कब दिया जाता है, ये बात याद रखनी है। और क्रय वापसी बही का दूसरा नाम क्या है, अगर हम माल भेजते हैं, माल वापस करते हैं तो हम किस बही में लिखेंगे, इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैंने जो है सहायक बहियाँ जो हैं जितनी भी रह जाती हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर आज बताने वाला हूँ रोकड़ बही को छोड़कर। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि विक्रय वापसी बही, अगर क्रय वापसी बही समझ में आ गई है तो विक्रय वापसी बही भी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। सेल्स रिटर्न बुक इसे कहते हैं। और अर्थ लिखा हुआ है, सबसे पहले अर्थ लिखा हुआ है कि व्यापारिक उद्देश्यों से बेचे गए माल को ग्राहक द्वारा किन्हीं कारणों जैसे माल खराब होना, नमूना या आदेश के अनुसार माल न होना, मूल्य में अंतर होना आदि से वापस करने पर इसका लेखा जिस बही में रखा जाता है उसे विक्रय वापसी वही या फिर आंतरिक वापसी वही, रिटर्न इनवार्ड बुक भी कहते हैं। रिटर्न इनवार्ड बुक भी उसे कहते हैं। इसके अदर नाम तो बिल्कुल ही याद रखने हैं, अन्य नाम। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आंतरिक वापसी बही भी कहते हैं। मान लो कि हमने माल बेचा लेकिन हमने डिफेक्टिव माल बेच दिया, खराब माल बेच दिया, नमूना जो दिया था उसके अनुसार माल उसको ग्राहक को नहीं बेचा है, तो ग्राहक क्या करेगा? माल वापस करेगा, हमको माल वापस कर देगा। और हम जब लिखेंगे, इसका लेखा लिखने की बात आएगी तो इसका लेखा हम लोग विक्रय वापसी बही में लिखेंगे, क्योंकि पहले हमने विक्रय किया था फिर उसके बाद वापसी आई है, तो इसे सेल्स रिटर्न बुक कहते हैं। और सेल्स रिटर्न बुक में विधि की बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है, सेल्स विक्रय वापसी की विधि में लिखा हुआ है कि माल वापसी का जो लेखा है, माल वापसी का लेखा विक्रय वापसी बही में करने के साथ साथ ग्राहक को, अब वहां पर विक्रेता को डेबिट नोट दिया जाता है, यहाँ पर ग्राहक को क्रेडिट नोट भी दिया जाता है। तो इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि क्रेडिट नोट किसको दिया जाता है। तो क्रेडिट नोट जो है, अगर हम लोग बात करते हैं कि देखो, पहला बात लिखा हुआ है कि डेबिट नोट किसको दिया जाता है? तो डेबिट नोट विक्रेता को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विक्रेता को दिया जाता है। और अगर क्रेडिट नोट की बात करते हैं, क्रेडिट नोट की बात करते हैं तो ये किसको दिया जाता है? ये ग्राहक को दिया जाता है, ग्राहक को
दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्रेडिट और डेबिट नोट में अक्सर करके कन्फ्यूज़न होता है। वो कन्फ्यूज़न भी आप आपको दूर हो गया, ठीक है। अब रहा पार्टनरशिप का सवाल। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि पार्टनरशिप पढ़ाइए, पार्टनरशिप में सभी टॉपिक बता दीजिए। ठीक है, बता देंगे, लेकिन पार्टनरशिप में मुझे ऐसा तो लगना नहीं कि पार्टनरशिप सिलेबस में है। तो देखते हैं कि पार्टनरशिप हम लोगों के सिलेबस में है कि नहीं। एक सेकेंड। तो यहाँ पर ये सिलेबस लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों का पार्टनरशिप, यहाँ पर लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक केस इंसॉल्वेंसी का केस है और एक केस है सॉल्वेंसी का। तो चलो मैं पार्टनरशिप भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, पूरी पढ़ा दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर ये 2 यूनिट हम लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग जर्नल के बाद लेजर, ये बातें बताएंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो पार्टनरशिप खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में से सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। रॉयल्टी के बारे में भी डिटेल में बताएंगे, क्योंकि रॉयल्टी से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों की देख लेती हूँ, ठीक है। कमेंट आप लोगों का मुझे आता है, ठीक है, कोई नहीं। तो इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया कि डेबिट नोट कौन जारी करता है। तो डेबिट नोट विक्रेता को दिया जाता है, और क्रेडिट नोट किसको दिया जाता है, तो ग्राहक को दिया जाता है। ये बात का हम लोगों का मतलब समझ में आ गया। जहां से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्रेडिट नोट ग्राहक को जारी किया जाता है, और डेबिट नोट विक्रेता को जारी किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और लिखा हुआ है कि प्राप्त विपत्र वही। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग एक मतलब में समझ लेते हैं कि यहाँ पर किसका यूज करते हैं और क्या क्या बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं कि उधार माल बेचने, मतलब कि अगर हमने उधार माल बेचा है, ठीक है, और उसको हम लोग लिख देंगे किस में, उधार माल बेचा होगा तो हम लोग किस में लिख देंगे, तो हम लोग सेल्स बुक में लिख दिया होगा। बिल्कुल सही बात है, उधार माल का लेखा हम लोगों ने लिख दिया है। तो अगर हम लोगों ने सेल्स बुक में लिख दिया है, ठीक है, लेकिन जब कभी हमें पेमेंट भी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उधार माल बेचने के भुगतान स्वरूप ग्राहक या देनदार से प्राप्त जो स्वीकृत विपत्र है या फिर हुंडियां हैं या फिर ड्राफ्ट हैं का लेखा जिस बही में किया जाता है उसे हम लोग प्राप्य विपत्र बही कहते हैं। प्राप्य विपत्र बही जिसे बिल्स रिसीवेबल बुक कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक में याद रखना है कि बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या क्या बातें आती हैं, तो स्वीकृत विपत्र आते हैं, हुंडियों की बात आती है, ड्राफ्टों की बात आती है। तो जिस बही में इनका लेखा किया जाता है उसे हम लोग प्राप्य विपत्र बही कहते हैं। उधार माल बेचा है तो हमने क्या किया होगा कि हमने कोई स्वीकृत विपत्र बनवाया होगा, कोई हुंडी बनवाई होगी, कोई ड्राफ्ट बनवाया होगा, और उसका लेखा हम लोग जिस बही में करते हैं, तो जिस बही में करते हैं उसे हम लोग बिल्स रिसीवेबल बुक कहते हैं। और ये हम लोगों की एक एसेट्स मानी जाती है। क्या मानी जाती है, तो एसेट्स मानी जाती है, और इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसका बात भी बता देते हैं क्यों लिखते हैं। मान लो कि उधार माल बेचा, ठीक है, बेचा है, लेकिन जब हमें ग्राहक से रुपए मिलेंगे तो ग्राहक बोलें या उसको हम देनदार बोलें, एक ही बात है। उसे डेप्टर्स भी बोल सकते हैं, डेप्टर्स, ठीक है, या ग्राहक कस्टमर बोले या फिर डेप्टर्स बोले। अगर हमसे उससे पैसे मिलेंगे, मान लो स्वीकृत उसने विपत्र कर लिया है कि हम 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आपको भुगतान करने का वचन देते हैं, और उसने लिख दिया है, ठीक है। तो अब जब लिख देगा तो वो जब देगा 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो क्या देगा, पैसे देगा, रुपए देगा। तो ये हम लोगों की रुपए तो हम लोगों की करेंट एसेट्स है, तो इसीलिए हम लोग इसको भी एसेट्स मानते हैं। देनदार क्या है, तो देनदार एक एसेट्स है। डेप्टर्स को हम लोग कहाँ लिखते हैं, एसेट्स साइड में, इसीलिए लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं। अगर बिल्स रिसीवेबल की बात आती है, बिल्स रिसीवेबल में
ट्रेड रिसीवेबल कभी कभी लिखे होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में अगर कहीं भी लिखे होते हैं तो इनमें क्या क्या शामिल होता है, तो इनमें डेप्टर्स शामिल होते हैं और इनमें बिल्स रिसीवेबल्स शामिल होते हैं। तो कभी कभी इस प्रकार से भी दिया जाता है कि ट्रेड रिसीवेबल से दे दिया है तो इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि देय विपत्र बही। अब देय विपत्र बही का मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद साधारण रोजनामचा, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है साधारण रोजनामचा से, इसकी बात भी कर लेंगे। देय विपत्र बही का मतलब होता है बिल्स पेबल बुक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उधार माल खरीदने, माल उधर बेचा है, अगर माल उधर बेचा है तो उधार अगर माल बेचा है तो कुछ दिनों बाद प्राप्त करेंगे रुपए। और यहाँ पर माल अगर हम उधार माल खरीदते हैं और भुगतान स्वरूप हम क्रेता के द्वारा स्वीकृति विपत्र या फिर हुंडियों या फिर ड्राफ्टों का लेखा जिस बही में लिखा जाता है उसे हम लोग देय विपत्र बही कहते हैं, उसे हम लोग देय विपत्र बही कहते हैं। और नेक्स्ट में बात आती है साधारण रोजनामचा। साधारण रोजनामचा, इसमें बात कर लेते हैं, इसमें क्या है। तो साधारण रोजनामचा की बात अगर हम लोग करते हैं तो जिन लेन देनों का लेखा हम लोगों ने क्रय बही को हम लोग जिन लेन देनों का लेखा हम लोगों ने परचेज बुक, एक होती है सेल्स बुक, एक होती है हम लोगों की परचेज रिटर्न बुक, एक होती है हम लोगों की सेल्स रिटर्न बुक, एक होती है हम लोगों की बिल्स रिसीवेबल बुक, और एक होती है हम लोगों की बिल्स पेबल बुक। अगर इनमें देखो लिखा हुआ है कि जिन लेन देनों का लेखा हम लोग सहायक बही मतलब कि क्रय बही को परचेज बुक, विक्रय बही सेल्स बुक, क्रय वापसी बही सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही और रोकड़ बही में नहीं हो पाता है। जिन लेन देनों का लेखा इन बहियों में जो बताई हुई हैं उन बहियों में नहीं हो पाता है तो इसके लिए अलग से रोजनामचा बही रखी जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग मुख्य जर्नल कहते हैं, मुख्य रोजनामचा कहते हैं या मुख्य जर्नल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि लिखा हुआ है कि एंट्री इन जर्नल पर्पस, कि मुख्य रोजनामचा में जो प्रविष्टियां करते हैं हम लोग, वो कौन कौन सी प्रविष्टियों की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जो मुख्य रोजनामचा में कौन कौन सी जो प्रविष्टियां हैं उनको शामिल करते हैं, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रारंभिक प्रविष्टियां ओपनिंग एंट्री में जैसे मान लो कि अगर हम लोग पुराने लेखा वर्ष की बात करते हैं, पुराने लेखांकन वर्ष की अगर हम लोग समाप्ति के बाद लेखांकन वर्ष आरंभ होने पर लेखांकन बहियों में नई जो है पुराने लेखांकन, तो इसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे लिखने के आप लोगों को बताना पड़ेगा क्योंकि प्रारंभिक प्रविष्टियों की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। आप लोगों को एक एक बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी अगर हम लोग लिख के बताते हैं कि पुराने लेखांकन वर्ष की समाप्ति के बाद, पुराने लेखांकन वर्ष की समाप्ति के बाद नया लेखांकन वर्ष
आरंभ होने पर, आरंभ होने पर आरंभ होने पर नई वहियों, नई बुक्स, नई वहियों, नई वहियों में, नई वहियों में पुराने, नई वहियों में पुराने लेखांकन वर्ष के, पुराने लेखांकन, पुराने लेखांकन वर्ष के, पुराने लेखांकन वर्ष के व्यक्तिगत और वास्तविक खातों, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत और, व्यक्तिगत और वास्तविक, व्यक्तिगत और वास्तविक खातों हेतु, व्यक्तिगत और वास्तविक खातों हेतु की जाने वाली प्रविष्टि, की जाने वाली, की जाने वाली प्रविष्टि को, की जाने वाली प्रविष्टि को, प्रविष्टि को, प्रविष्टि को प्रारंभिक प्रविष्टियां कहते हैं। प्रारंभिक, प्रारंभिक प्रविष्टि कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम लोग अभी समझाएंगे आप लोगों को, कहते हैं। देखो, अगर हम लोगों ने लेखांकन वर्ष समाप्त हुआ है तो बिल्कुल नई वर्ष में हम लोग अब उन्हीं बुकों में अकाउंटिंग नहीं करेंगे। हम लोग नई बुक को लेकर आएंगे और नई बुक में हम लोग उनके बैलेंस को लेकर आएंगे, लिखेंगे नई बुकों में पिछले बैलेंसेस को, अगर किसी पर बकाया है या किसी पर हमको देना है। तो इस प्रकार से हम जब व्यक्तिगत और वास्तविक खातों हेतु की जाने वाली जो प्रविष्टियां हैं वो प्रारंभिक प्रविष्टियां कहलाती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि स्थानांतरण प्रविष्टियों को भी हम लोग इसमें लिखते हैं कि ऐसी प्रविष्टियां जैसे मान लो कि एक खाते के शेष को दूसरे खाते में स्थानांतरित करने हेतु की जाने वाली प्रविष्टियों को हम लोग स्थानांतरण प्रविष्टियां कहते हैं। सिर्फ आप लोगों को इतना याद रखना है कि हम लोग मुख्य जर्नल में कौन कौन सी प्रविष्टियों को शामिल करते हैं। तो प्रारंभिक प्रविष्टियों को शामिल करते हैं, स्थानांतरण प्रविष्टियों को शामिल करते हैं, अंतिम प्रविष्टियों को शामिल करते हैं और लिखा हुआ है कि सुधार की प्रविष्टियों को शामिल करते हैं। ठीक है। और लिखा हुआ है समायोजन की प्रविष्टियों को शामिल करते हैं और समायोजन के बाद लिखा हुआ है अंश और ऋणपत्र निर्गमन की प्रविष्टियों को शामिल करते हैं और विशेष प्रविष्टियों को इसमें शामिल करते हैं। अगर इनके बारे में अगर आप लोगों को एक एक को पढ़ना है तो आप लोग बताइए कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से इनके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है। लेकिन इतना कोई खास इसमें रूल नहीं है। अंतिम प्रविष्टियों की बात करते हैं तो चलो देख लेते हैं इसके बारे में भी। ठीक है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में अंतिम खाते को क्या कहते हैं? तो अंतिम खाते को फाइनल अकाउंट कहते हैं। अंतिम खाते को क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट। चलो लिख लेते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है। वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाने हेतु की जाने वाली प्रविष्टियों को अंतिम प्रविष्टियां कहते हैं। प्रविष्टियों को अंतिम प्रविष्टियां कहते हैं। तो इस बारे में भी बिल्कुल क्लियर है। अंतिम प्रविष्टियां कहते हैं। लो, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। सुधार की प्रविष्टियां कैसी होती हैं? तो हिसाब किताब की बहियों में अशुद्धियों को दूर करने के उद्देश्य से जो प्रविष्टियां की जाती हैं उन्हें हम सुधार की प्रविष्टियां कहते हैं। तो इतना कोई इसमें रूल नहीं है। मान लो कुछ प्रविष्टियां हम लोगों की रह गई हैं, अब हमें लिखनी है, तो उन्हें हम समायोजन की प्रविष्टियां कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, उपार्जित हो गया, अनुपार्जित हो गया,
आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं, जैसे अदत्त है, पूर्वदत्त है, उपार्जित है, अनुपार्जित है आदि समायोजन की प्रविष्टियां कहलाती हैं। अंश और ऋणपत्र की प्रविष्टियां, जैसे किसी कंपनी के अंश और ऋणपत्र के निर्गमन के समय, किसी कंपनी के अंश के और ऋणपत्र के निर्गमन के समय की जाने वाली प्रविष्टियों को अंश निर्गमन की प्रविष्टियां कहती है। तो ये भी बात क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है। अगर आप लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं आप लोगों के कमेंट को बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। और रहा पार्टनरशिप की बात, तो पार्टनरशिप भी आप लोगों को डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें बताई हैं। तो आज की क्लास हम लोगों की ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें क्लियर कर ली थी। लेकिन एक बात याद रखिए कि रोकड़ वही को हम लोग जैसे ही कंप्लीट करेंगे, रोकड़ वही को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, हम लोग इनके एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस करेंगे इनके, कि किस प्रकार से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम लोगों को साथ ही साथ में देख लेने हैं। तो हम लोगों ने आज की क्लास में आप लोगों को बताया कि क्रय वापसी बही के बारे में बताया और डेबिट नोट के बारे में बताया। और उसके बाद हम लोगों ने विक्रय वापसी बही के बारे में बताया। उसके बाद क्रेडिट नोट के बारे में भी आप लोगों को बताया। प्राप्य विपत्र बही के बारे में बताया। फिर मैंने आप लोगों को देय विपत्र बही के बारे में बताया। साधारण रोजनामचा क्या है इसके बारे में बताया। और इसकी प्रविष्टियों में जो इनकी प्रविष्टियां की जाती हैं उनके बारे में बताया कि प्रारंभिक प्रविष्टियां क्या होती हैं, स्थानांतरण की प्रविष्टियां क्या होती हैं। एक खाते से दूसरे खाते में जब हम कोई खाता में रुपए डालते हैं या कुछ डालते हैं तो उसे हम लोग स्थानांतरण की प्रविष्टियां कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को अंतिम प्रविष्टियों के बारे में बताया कि वर्ष के अंत में की जाने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाने हेतु की जाने वाली जो प्रविष्टियां हैं उसे अंतिम प्रविष्टियां कहते हैं। सुधार की प्रविष्टियां क्या होती हैं, तो अगर मान लो कि भूल चूक लेनी देनी, मान लो कुछ लेन देन ऐसे हैं, हिसाब किताब की बहियों में अगर अशुद्धता है तो उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग इनको एरर को ठीक करने के लिए हम लोग सुधार की प्रविष्टियां करते हैं। समायोजन की प्रविष्टियां क्या होती हैं, तो समायोजन की प्रविष्टियां वो होती हैं कि अंतिम खाते बनाते समय अदत्त हैं, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित व्यय, अनुपार्जित व्यय जो हैं रह जाते हैं, उनको हम लोग इसमें समायोजन प्रविष्टियों के अंतर्गत रखते हैं। विशेष प्रविष्टियों में रोकड़ बही या अन्य सहायक बहियों के संबंध में रखने वाली प्रविष्टियों को हम लोग विशेष प्रविष्टियां कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, बोला जरूर है, लिखा भले ही न हो, लेकिन मैंने आप लोगों को कम समय में ज़्यादा अध्ययन कराना है, इसीलिए इनके बारे में मैंने आप लोगों को लिखाया नहीं है, लेकिन वर्बली आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं लिखा दीजिए तो वो भी लिखा देंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए आप लोग, क्योंकि ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जो फीस जो है बड़े बड़े फीस नहीं दे सकते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट को नहीं दे सकते हैं, तो उनका भी भला हो जाए और अपना भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।